पूछा था कि ये पैसे का न्याय आप कैसा करोगे। बेहतर है अदानी अंबानी से पैसा लेकर पार्टी चलाना और फिर अदानी अंबानी के लिए सरकार चलाना। लोगों का सहभाग लेकर, लोगों की सहभागिता लेकर लोगों से पार्टी चलाना और लोगों के लिए चलाना, ये सबसे बड़े न्याय यात्रा का जो है वो लक्ष्य है। भारत जोड़ो हो गया, मन विभेद जो है वो खत्म करने की कोशिश की गई कि हम सब एक, हम पहले भारतीय और अंतिमता ही भारतीय है। और अब इन भारतीयों को न्याय देने की बात है, फिर वो चाहे किसान हो, युवा हो, श्रमिक हो, महिला हो या भागीदारी हो। भागीदारी यानी जनगणना अगर हमने कर ली तो हमें पता चलेगा कि 70 साल में जो हमने संसाधन सृजित किए हैं, हासिल किए हैं, उसका आवंटन बराबर हुआ या नहीं हुआ है, किसके पास कितना गया है। तो जो अंतिम पंक्ति में है, जो पीछे रह गया है, उसको साथ में लाने के लिए ये भागीदारी न्याय बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं आज युवाओं का मुद्दा लेकर यहाँ आऊँगा कि जो प्रधानमंत्री ऐसा कहते थे कि हम 2 करोड़ रोजगार हर साल पैदा करेंगे। आज सेशन का आखिरी समय चल रहा है, कल खत्म हो जाएगा सेशन, और पार्लियामेंट में देश के प्रधानमंत्री ने ये बता नहीं पाए कि उन्होंने 20 करोड़ रोजगार सृजित किया नहीं किए। लेकिन उनका जो पोर्टल है वो पोर्टल ये बताता है कि 30 करोड़ युवाओं ने आवेदन किया है और 7 लाख के ऊपर लोगों को नौकरी मिली नहीं। ये इस देश की सच्चाई है। इस देश की सच्चाई ये भी है कि पिछले 70 साल की सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज देश में चल रही है। और जिस गोवा में हम बैठे हैं वो गोवा तीसरे नंबर पे है बेरोजगारी में, जो 11.3% की बेरोजगारी आज गोवा में है, और हरियाणा में सबसे ज़्यादा है 37% की। तो जो मोदी जी गारंटी की बात करते हैं, तो मोदी जी की गारंटी जुमला है और राहुल जी की गारंटी सच्चाई है। क्योंकि आप तेलंगाना में, कर्नाटका में, हिमाचल में जाकर देखिए, और अभी अभी जो हमने गारंटियाँ दी थी और जो अमल में थी राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, उसे वापस ले लिया गया है। चाहे वो OPS हो जो कर्मचारियों के लिए ही थी, चाहे वो चिरंजीवी योजना हो, चाहे वो पंचायत राज का कैडर हो, चाहे वो सरकारी भर्ती की जो है वो भर्तियां सब वापस ले ली गई है, सारी चीज़ें। तो मोदी यानी जुमला, मोदी गारंटी यानी जुमला, और राहुल जी की गारंटी यानी धरातल पर सच निकलने वाली। राहुल जी की गारंटी यानी सच। ये अंतर जो है मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझा दूंगा। सेना पे हमें बहुत गर्व है। सेना के एक अधिकारी हमारे साथ बैठा है, फर्नांडिस जी। इन्हें विजय स्टार जो है वो तमगा भी मिला है कारगिल युद्ध के दौरान। उन्होंने देश के लिए सेवाएं दी है। वो आज हमारे साथ में है। और वो क्यों साथ में है कि वो नहीं चाहते कि आज अग्निवीर हुआ है, कल बैंक वीर हो जाएगा, परसों रेलवे वीर हो जाएगा, नरसों IAS वीर हो जाएगा, IPS वीर हो जाएगा। हर सर्विस के सामने वीर लगा दो, 4 साल की नौकरी करो, 4 साल की नौकरी के बाद व्यक्ति नौकरी से बाहर। आज सेना पे हमें गर्व है। सेना का एक एक सिपाही हमारी संपत्ति है, राष्ट्र का गौरव है। लेकिन अगर अग्निवीर का कोई हमारा सिपाही मर जाता है तो उसको शहीद का दर्जा नहीं मिलता है। जिस तरह का पेमेंट रेगुलर सिपाही को मिलता है, उसके आधा भी पेमेंट इसे मिलता नहीं है। ना इसे बीमा की उतनी सुरक्षा मिलती है, ना बाद में कोई पेंशन, फैमिली पेंशन मिलता है, ना उसे कोई चिकित्सा की, उसके परिवार को चिकित्सा का ध्यान रखा जाता है। और ये बात मुखरता से सामने आई जब हमारे कुछ अग्निवीर सिपाही जो है वो शहीद हो गए। आप देखिए, इस देश के पूर्व सेना प्रमुख नरवणे जी, उन्होंने सच्चाई सामने लाई। और सच्चाई ये सामने लाई कि सिर्फ सेना में यानी आर्मी में, थल सेना में अग्निवीर की भर्ती होनी थी, लेकिन इन्होंने वायुसेना में, इन्होंने नेवी में, हर जगह ये सेना की भर्ती कर दी। और एक वादा पहले किया था कि 100 में से 75% अग्निवीर जो है वो रेगुलर सर्विसेज में लिया जाएगा, लेकिन उल्टा कर दिया उसका, 25% ही जो है वो सर्विसेज दिए हैं। इसके पहले एक बहुत बड़ा झांसा नहीं, मैं कहूँगा धोखा दिया है। नरेंद्र मोदी जी = धोखा। ये धोखा उन्होंने वो दिया है, 1.5 लाख लोग, एक तो पहले एग्ज़ाम कई दिन तक हुई नहीं, 4-5-6 बार एग्ज़ाम आगे की गई, 97 लाख लोगों ने आवेदन किए थे, 1.5 लाख लोगों की सारी एग्ज़ाम फाइनली हो गई 2-3 साल में, 1900 लेकर 2021 तक।
और ये 1.5 लाख लोगों का चयन हो गया, सारी प्रक्रियाएं हो गई, रिटर्न एग्जाम हो गई, फिजिकल, जितना भी जो प्रक्रिया होती है सारी प्रक्रिया पूरी हो गई, लेकिन उन्हें अभी तक जॉब दिया गया नहीं है। 1.5 लाख ऐसे युवा जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे थे, उनके आंदोलन की अनदेखी की गई। तो ये तो इनकी फितरती है। देश को गौरव देने वाली हमारी महिला रेसलर्स, महिला कुश्तीगीर को हमने देखा है, उनको तो घसीटा भी गया, उनका तो यौन शोषण भी हुआ, और उन्होंने अपनी मिली हुई पद्मश्री जो है वो रास्ते पर रख के आए। ऐसे भी दिन 70 साल में कभी नहीं, इसलिए मैंने कहा मोदी यानी धोखा। अभी वो 1.5 लाख लोगों के जो प्रतिनिधि है वो आंदोलन से राष्ट्रपति जी को मिलने जा रहे थे, क्योंकि राष्ट्रपति इस देश के तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, प्रधानमंत्री नहीं होते। तो राष्ट्रपति को मिलने नहीं दिया गया, उनको वहां से खदेड़ा गया पुलिस के द्वारा। इस तरह का बर्ताव देश के युवाओं के साथ, देश के सेना में जिन्होंने देश को गौरव दिया है, शहादगी दी है, उनके साथ आज तक कभी नहीं हुआ है। और ये एक न्याय की लड़ाई है। राहुल जी ने कहा है कि मैं, मेरी कांग्रेस पार्टी और देश के लोगों को आपके साथ खड़ा करूंगा आपको न्याय दिलाने के लिए। और इसके लिए हम 2 अभियान चलाएंगे। आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि ये जो हमारा अभियान है, जय जवान अन्याय के विरुद्ध न्याय का युद्ध। आप सोचिए, किसी युवा को जब नौकरी में उसका चयन हो जाता है, आपने देखा होगा गोवा पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, यूपीएससी से कोई पास हो जाता है, कोई बैंक में लग जाता है, समाज में एक खुशी की लहर सी फैल जाती है, दोस्तों में, परिवारजनों में, रिलेटिव्स में उनका स्वागत सत्कार होता है, लोग एक अलग नज़रे से देखते हैं, फिर शादी भी करने की इच्छा हो जाती है, घर के लोगों को लगता है इसकी शादी भी हो जाएगी। और जब तुम्हारा चयन हो गया है और उसके बावजूद अगर आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलता है और वो सर्विस आपको नहीं मिलने वाली है, ऐसा होता होगा तो कितना बड़ा मेंटल शॉक समाज को, देश को, युवाओं को। और जो युवा तैयारी कर रहे, 20 से 24 साल के जवानों के युवाओं में 44% बेरोजगारी का दर है। आई रिपीट, 20 से 24 साल के जवानों के बीच में 44% जो है वो बेरोजगारी का दर है। आजकल तो मैंने देखा हमारे महाराष्ट्र से तो काफ़ी लोग मिलिट्री में जाते हैं, यहाँ से भी जाते हैं, तो शादी के कार्ड में लिखा जाता है रेगुलर सिपाही, अग्निवीर नहीं। ऐसी अवस्था देश के सेना की कभी नहीं थी। सीना तन के खड़ा हो जाता है जब भी कोई जवान दिखता है, उसकी तरफ देखने का नजरिया अलग है। वो नजरिया खत्म कर दिया मोदी जी ने। सौगंध मिट्टी की खाता हूं, देश को बेचने नहीं दूंगा, रेल बेच दूंगा, भेल बेच दूंगा, तेल बेच दूंगा, और अगर 5 साल मिले तो देश बेच दूंगा। इसके खिलाफ न्याय की लड़ाई जो है वो न्याय की लड़ाई शुरू है। तो हमारा पहला अभियान जो है जय जवान अन्याय के विरुद्ध न्याय का युद्ध, तो पहला अभियान जो है हमारा संपर्क अभियान है। मैं चाहूंगा आप हमें इसमें, ये अभियान देश का अभियान है, ये कांग्रेस का अभियान है ऐसा नहीं है, आपका, हमारा, तुम्हारा, आने वाले पीढ़ी का, देश के सुरक्षा का, सबका ये अभियान है। और इस अभियान में आप जुड़ेंगे हमारे साथ, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। इस अभियान में जय जवान अभियान 3 चरणों में चलेगा। पहला चरण जो है वो 31 जनवरी से 20 मार्च तक, वैसे शुरू हो गया है काफ़ी जगह। तो संपर्क जो है वो जनसंपर्क करेंगे, 30 लाख परिवार तक हम जाएंगे। जो मिलिट्री में योगदान दे चुके हैं, जिनका बड़ा योगदान है, ऐसे 30 लाख परिवार तक हम जाने की कोशिश करेंगे। 1 फरवरी से 28 फरवरी तक कई जगह जो है ये हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी, हमारे नेतागण, हमारे सारे युवा कांग्रेस के, हमारे विद्यार्थी कांग्रेस के सारे लोग जो है, और हमारे बहुत बड़ा रोल है जो फर्नांडिस जी यहाँ पर है, जिन्होंने जो नेवी में थे, नेवी की एविएशन में थे। नहीं तो आप पूछोगे कारगिल में कैसे दिया, तो ही वॉज इन एयरफोर्स सर्विसेज ऑफ नेवी, वो था। दूसरा हमारा रहेगा अधिक से अधिक युवाओं के परिवार तक पहुंचना, जानकारी इकट्ठा करना कि वो किस तरह से पीड़ित है रोजगार को लेकर। केवल आर्मी की बात नहीं है, केवल अग्निवीर की बात नहीं है, सारे ही अग्निवीर जैसे करने की संभावना है। आपने आईएएस के बारे में मैंने तंज नहीं कसा, ये वास्तविकता है। जॉइंट सेक्रेटरी आईएएस बनने के बाद 16 साल लगता है जॉइंट सेक्रेटरी बनने के लिए, इतने अनुभव लेके आता है वो। तलाठी पटवारी का 15 दिन का अनुभव आईएएस को लेना पड़ता है, तहसीलदार का, नायब तहसीलदार का, एसडीएम का, असिस्टेंट कलेक्टर,
डिविजनल कमिश्नर, ये सारा अनुभव लेके सेक्रेटरी बनने के बाद और 16 साल के बाद जॉइंट सेक्रेटरी बनता है। यहाँ आरएसएस की परमिशन लेके हमारे नागपुर से, मैं नागपुर से हूँ, नागपुर से जो चिट्ठी जाती है वहाँ से डायरेक्ट जॉइंट सेक्रेटरी लिए जा रहे हैं और 140 से ज़्यादा सेक्रेटरी भर दिए गए हैं, जहाँ से इस देश की निर्णय प्रक्रिया शुरू होती है। तो इस तरह का छलावा जो है वो छलावा किया गया है। तो ये दूसरे इसमें हम जो है लोगों से पूरा जो है सहयोग लेंगे, लोगों से इन्फॉर्मेशन लेंगे, जानकारी लेंगे और वो आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाएंगे। और क्या सच्चाई है इस देश के गवर्नेंस की, जो कहा जाता है हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से, उसके बदले में छलावा किस तरह से किया जाता है वो हम जनता के सामने आएंगे। फिर हमारा होगा तीसरा चरण जो हमारा सत्याग्रह का होगा। हम सत्याग्रह करेंगे क्योंकि हम ये देश में कांग्रेस के साथ इस देश के जनता ने शहादत दी है, अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने के लिए अपनी जान दी है, सत्याग्रह से दी है, किसी को ख़त्म करके नहीं, किसी के अंदर का एविल ख़त्म कर हमने ये आज़ादी पाई है, ये अनोखी आज़ादी है। तो इस सत्याग्रह के 5 से 10 मार्च तक हम जाएंगे अलग अलग शहीद चौक, जहाँ गांधी जी का पुतला है वहाँ धरना देंगे, धरना देकर लोगों का ध्यानाकर्षण करेंगे, ध्यानाकर्षण कर लोगों को समझाएंगे कि ये एग्जैक्टली इशू किस वजह से है, ये क्या वजह है कि आज आपको ये सारा दिन देखना पड़ रहा है। ऐसी कोई गली नहीं जहां बेरोजगार दिखता है। कांग्रेस के वक्त ऐसा कहा जाता है इकोनॉमिक्स में 4% के अंदर अगर बेरोजगारी दर हो तो फुल एम्प्लॉयमेंट स्टेटस उसे कहा जाता है। वो कांग्रेस के ज़माने में हमने वो भी दिन दिखाया था जब एक षड्यंत्र की तरह, एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत फ्रेजाइल इकोनॉमी कहा गया था, 58 रुपये डॉलर था, आज 83 रुपये तक पहुंच गया है। लेकिन स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी का तमगा जो है वो दिया जा रहा है, वो लिया जा रहा है। ये सारी चीज़ें जो है हमारे सामने खड़े हैं। मैंने सारी चीज़ें जो है वो बता दिया है कि किस तरह से युवाओं के साथ छलावा हुआ है, किस तरह से अग्निवीर के नाम पर, नौकरी देने के नाम पर जो दिन रात लाखों करोड़ों बच्चे फिजिकल कर रहे हैं, वो 19 साल का बच्चा मिलिट्री में जाएगा और 23 साल में रिटायर्ड कहा जाएगा और उसके पिताजी जो है वो बोलेंगे स्टिल इन सर्विस एंड सन इज रिटायर्ड, फादर इज स्टिल इन सर्विस एंड सन इज रिटायर्ड, बाप अजूनही नोकरीत आहे आणि पोरगा रिटायर्ड झाला, अशी परिस्थिती या देशामध्ये येईल असा कोणी विचार नव्हता केला। आता सगळ्या लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आम्ही 3 अभियान चालवणार आहे। हम 3 अभियान चलाएंगे, लेकिन इस 3 अभियान के बावजूद ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग छूट जाएं या कुछ लोग आसानी से जुड़ना चाहे तो वो हमें मिस कॉल दे सकते हैं। फिर हमारे पार्टी की तरफ से कोई नेता पदाधिकारी पार्टी जो है वो पार्टी उनके तरफ जा सकती है। मैं नंबर पढ़ के बताता हूँ आपके सामने और अपेक्षा करता हूँ कि आपके माध्यम से नंबर जाएगा। नंबर है 9999 4 दफ़ा 9 812024 9999 812024। हमारी वेबसाइट है www.jaijawan.in और एक बारकोड भी है। इस बारकोड से आप स्कैन कर इस अभियान के साथ जुड़ सकते हो। यह अभियान हर बेरोजगार के लिए, हर बेरोजगार युवा के लिए है, उसके न्याय के लिए है, उसकी आवाज़ उठाने के लिए है। तो इस तरह से जो अभियान है वो अभियान हम चलाएंगे और जिस तरह से ये बेरोजगारी जो है वो लाई गई बेरोजगारी है, ये बेरोजगारी थोपी गई बेरोजगारी है, ये कोई इकोनॉमी काम नहीं कर रही है या फिर हमारे यहाँ सोर्सेस नहीं है, इसकी वजह से नहीं है, ये थोपी गई है। क्योंकि कुछ लोगों के, चंद लोगों के हाथों में इस देश की पूरी संपत्ति देकर, सरकारी नौकरियों को अपने कार्यकर्ताओं को दिलाकर, सब कुछ अपने कार्यकर्ताओं के लिए, गिने चुने 2-3% लोगों के लिए ये सरकार काम करती है। कांग्रेस 100% जनता के साथ काम करना चाहती है। कांग्रेस किसी भी उद्योगपति आए, उद्योग करे, व्यापार करे, देश में लूट और खसोट की परमिशन जो है वो कांग्रेस नहीं देगी। इसलिए जनता को साथ लेकर, आर्थिक साथ लेकर, जनता का साथ लेकर, जनता के लिए न्याय की लड़ाई जो है वो राहुल जी लड़ रहे हैं और पूरा कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता आज जमीन पर है। आप अगर कुछ सवाल पूछना चाहते हो। अगर आप आते हो इन फ्यूचर तो
खत्म हो जाएगा, अग्निवीर खत्म हो जाएगा। करीब करीब 30 लाख पद जो है वो रिक्तियां है केंद्र शासन में, अलग अलग राज्य शासन में काफ़ी रिक्तियां है, करीब करीब वो 60 लाख के आसपास जाती है। ये सारी नौकरियों पे हक जो है इस देश के युवाओं का है और ये नौकरियां उन्हें बहाल की जाएगी। आपके देश में देखा गया तो बेरोजगारी पूरी गोवा में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में, तो उसके लिए कुछ आपने सोच के रखा है कि फ्यूचर में आप किस तरह से इनको हैंडल करोगे? व्यापारियों को पूरा हाँ बिल्कुल ऐसा है कि व्यापारियों को व्यापार करने देना एक और बात है और व्यापारियों को अपना दोस्त समझ के सब कुछ दे देना एक और बात है। एक कहावत कही थी, सुभाष चंद्र बोस जी का बहुत नाम लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नाम सुभाष चंद्र जी का लेते हैं, काम अदानी का करते हैं। तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा, ये इनकी सच्चाई है। 2014 के पहले इस देश में सरकार थी ना यूपीए की, बेरोजगारी नहीं थी ऐसे। मुझे याद नहीं है कभी इन्होंने बेरोजगारी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हो। हाँ, किसानों को उनके उपज को दाम मिलता था तो महंगाई डायन खाई जाती थी। 58 रुपये डीजल था, 72 रुपये तेल था, जबकि कच्चा तेल $112 था पूरे दुनिया में। तब महंगाई डायन खाई जाती थी। अभी $73 है, $18 तक नीचे आया था। $33 लाख से 33 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा पैसा लोगों के ऊपर टैक्स लगा लगा कर छीन लिया लोगों से, लोगों की जेब में डाकामारी की, जेब कतरी की। और आज भी पेट्रोल 100 रुपये में मिल रहा है जबकि 40 रुपये में मिल सकता है। ये वास्तविकता है। कितना टैक्स लगाया? 3 रुपये 46 पैसे, 9 रुपये 56 पैसे था, 1 रुपया रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस था। ये 32 और 33 रुपये तक गया रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, 1 रुपया से 18 रुपये तक गया और इतने से भी मन नहीं भरा तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस के नाम से 2 रुपये और 4.5 रुपया लगा दिया। जीएसटी खुद देश के प्रधानमंत्री कहते थे, क्या बोलते थे, दही दूध आटा, ऐसे किसी प्रधानमंत्री ने इस तरह की हरकतें संसद में नहीं की है। संसद एक गंभीरता से लेने की जगह है। वहाँ की हर चीज़ पर देश का नागरिक देखता है, यहाँ से मेरे लिए नीतियाँ बन रही हैं, मेरे भविष्य के लिए कुछ तो भी नीतियाँ बन रही है, ऐसे युवा देखते हैं। महिलाओं को लगता है हमारी सुरक्षा के लिए कुछ हो रहा वहाँ पर, लेकिन वहाँ ये होता है। कल भी देखा मैंने ऐसे करके। तो गंभीरता से नहीं लिया जाता। इस प्रधानमंत्री को मैं जीत रहा हूँ, मेरा काम बनता, आप समझ लो आगे क्या है जनता के बारे में। तो ये उनका रवैया रहा है अब तक का 10 साल का। तो आपके पर कांग्रेस की पर जो टीका होती है साफ होती है कि आपने इन भूतकाल में जो किया है वो अभी आपकी जनता के पूरे सामने लेके आए। मैं एक व्हाट्सएप देख रहा था और मैं जरूर कहूँगा, क्योंकि प्रधानमंत्री के हरकतें ऐसे हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री पद की गरिमा का ध्यान नहीं रखा। एक व्हाट्सएप में देख रहा था, उसमें लिखा था कि अगर नेहरू जी आज जिंदा होते तो मोदी जी खुद के कपड़े खुद ही फाड़कर बलात्कार का उनके ऊपर आरोप लगा देते। अरे जिस इंसान ने इस देश में कुछ नहीं था, सेल भेल तेल सब कुछ खड़ा किया, बोकारो, दुर्गापुर, भिलई, बाकरानंगल, DRDO, IIM, IITs, इतना सारा 17 साल की केवल समय में, जब देश के ऊपर 400 करोड़ का कर्जा था, तब तो 400 करोड़ ने कितनी बड़ी बात थी। किसानी के लिए अलग नीतियाँ लाई, इंडस्ट्रियलाइजेशन की अलग नीतियाँ लाई, प्लान करके सब कुछ दिया। और वो मैं आपके माध्यम से मोदी जी को जरूर बताना चाहूँगा, जब उनका देहांत हुआ तो उनके टेबल पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक कविता लिखी थी, माइल्स टू गो, माइल्स टू गो। अभी बहुत दूर तक काम करना है, दिन रात काम करना है, आराम करने के लिए जगह कहाँ है। एक कहानी है उनके बारे में कि नेहरू जी काम कर थक कर घर पर वापस आए तो उनका नौकर उनके बेड पे सो गया था थक कर। उन्होंने उसे जगाया नहीं, वो चेयर पर बैठे रहे, चेयर पर ही सो गए। और जब वो जागा तो डर गया, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम काम करके थक गए थे तो तुमको सोने की जरूरत थी। ये वो नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और इनके तो आसपास भी कोई जा नहीं सकता। 10 लाख का सूट खराब हो जाएगा। आदिवासी जंगलों से बाहर आ गए तो उनके कपड़ों की बात आती है इनको। सोरेन जी के बारे में जो स्टेटमेंट दिया था एक बड़े पत्रकार ने, पत्रकार नहीं वो पत्तलकार है वो। तो ये वास्तविकता जनता के सामने आपके माध्यम से रखने की हम कोशिश कर रहे हैं।
ओके, स्टार्टिंग में आपने स्टेटमेंट दिया कि जनता पैसा आपको डोनेट करे, जनता का आवाज उठाने। ऐसी एक रीजनल पार्टी इधर है रेवोल्यूशनरी फोर्स, वो लोग भी ऐसे ही लोगों को बहलाते हैं, आपका गाँव बचाएंगे, आपके राइट्स प्रोटेक्ट करेंगे, हमको डोनेशन दे। तो ये कहीं जैसा लग रहा है। और क्या लगता है आपको, कौन ये मतलब पब्लिक जो है पहले वोट करने के लिए कंफ्यूज थी और अभी डोनेशन देने के लिए कंफ्यूज है? 1919 में नागपुर में अधिवेशन होता कांग्रेस का और तिलक जी का देहांत हो गया था। उसके बाद महात्मा गांधी जी ने तिलक स्वराज फंड का निर्माण किया था पार्टी चलाने के लिए, पार्टी की गतिविधियां चलाने के लिए। और उसमें चारा ने 25 पैसा चवन्नी का देते थे। ये रखा था मेंबर फी और 1 करोड़ से ज्यादा का चंदा उन्होंने जमा किया। कोई पार्टी कब बनी है? किसी का अनुकरण करने की जरूरत नहीं, वो भी करते हैं तो उसमें दिक्कत नहीं है, उनका भी अधिकार है। लेकिन कौन किसके लिए करता है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम लोग जनता के लिए कर रहे हैं, जनता को न्याय देने के लिए कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। चलो बोलो। ये हमारे ऋचा जी है, यहाँ आईवाईसी सेक्रेटरी या नेशनल सेक्रेटरी, यहाँ की इंचार्ज है युवा की। ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं। मैं आप सभी को मेरा नमस्कार। आप लोगों ने सभी ने हमेशा हमारी बात को आगे रखा है, चाहे अपने इस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करे हों, बेरोजगारी के लिए, महंगाई के लिए। तो एक बात मैं प्रमोद सावंत जी से कहना चाहती हूँ कि जो धूल वो युवाओं की आंख में झोंक रहे हैं, वो युवा पढ़ा लिखा युवा है। गोवा का युवा अनपढ़ नहीं है और बेरोजगार युवा है। प्रमोद सावंत जी ने कुछ समय पहले एक लाइन बोली थी कि जो लोग काम करना चाहते हैं उनके पास रोजगार की कोई कमी नहीं है। तो क्या आप अपना निकम्मापन छुपा रहे हैं इस स्टेटमेंट के अंदर? मैं आपको आज निकम्मा मुख्यमंत्री कहना चाहती हूँ कि आप उस पोजीशन पे बैठे हैं और तीसरे नंबर पे बेरोजगारी के अंदर गोवा है, जहां पे लिटरेसी रेट 92.7 के अराउंड है, पढ़ा लिखा युवा है, और आप उसको ये वाली बात बोल रहे हैं कि जो काम करना चाहता है वो काम कर रहा है। मतलब जो बाकी युवा नहीं काम कर रहे, जिनको आप रोजगार नहीं दे रहे हैं, उनके बारे में क्या स्टेटमेंट कहना चाहते हैं आप? तो ये हमारा मुख्यमंत्री है। मैं आप सभी युवाओं को ये बताना चाहती हूँ कि राहुल गांधी जी मणिपुर से मुंबई तक 6700 किलोमीटर की न्याय यात्रा कर रहे हैं, और यही वो न्याय है जो हम आप लोगों को दिलाना चाहते हैं। जो भाजपा की सरकार है वो युवाओं के हाथ में धूल झोंकती है। प्रमोद सावंत गोवा के अंदर एक इवेंट कंपनी चला रहे हैं। मैं बताना चाहूंगी जो इवेंट उन्होंने अपने पूरे मोदी जी से मिलकर करे हैं, उसके अंदर मोदी जी भी शामिल हैं। क्यों आप गोवा को इवेंट कंपनी बना रहे हैं? सारे इवेंट आप यहाँ पे कराते हैं और नौकरी कहाँ दे रहे हैं? पूरे देश में बेरोजगारी है, यहाँ युवा सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, और उसके बावजूद भी आप ये स्टेटमेंट देते हैं। कभी आप कहते हैं मैं रोजगार दे रहा हूँ, कभी आप कहते हैं रोजगार है उनके पास। आपका एक तो स्टेटमेंट होना चाहिए ना, एटलीस्ट आप एक्सेप्ट करें कि हाँ मैं रोजगार नहीं दे पा रहा। आप उस बात को घुमा रहे हैं और हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आप निकम्मे मुख्यमंत्री हैं। पढ़े लिखे युवाओं की आंख में आप धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। मैं सभी गोवा के युवाओं को बोलूंगी कि इसके लिए आवाज उठाएं। जो हमारी न्याय यात्रा चल रही है उसमें रोजगार दो, न्याय दो का हमारा नारा है युवा कांग्रेस का। हमारा एक मोबाइल नंबर है जिसपे मिस्ड कॉल देके आप हमसे जुड़ सकते हैं। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम सभी ने, हमारे पार्टी ट्रेजरर है, कांग्रेस पार्टी ट्रेजरर, हमारे कांग्रेस के एआईसीसी के प्रभारी यहाँ पे हैं, हमारे अतुल जी साथी मीडिया से हैं। हम सभी लोगों ने आज एक कैंपेन ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है गोवा में। आज हम लोगों ने लॉन्च किया है जो कि डोनेट फॉर न्याय है। उसमें आज काफी सारे युवा उसके साथ जुड़े हैं और ये आवाज उठा रहे हैं प्रमोद सावंत के खिलाफ। और आगे आने वाले समय में ये आवाज प्रमोद सावंत जी के मुख्यमंत्री हमारे जो घर है वहां तक जाएगी। पहले भी हमने प्रदर्शन किया था और हम फिर ये प्रदर्शन करेंगे कि गोवा के युवाओं को गलत स्टेटमेंट मत दीजिए। ओके मैडम, चलिए आपने बताया कि गोवा में लिटरेसी रेट 92.7 है,
तो आपके स्ट्रेटेजिकल पिलर्स क्या होंगे जिसके हिसाब से युवा जो है ज्यादा से ज्यादा आपके साथ जुड़े? देखिए, हमारी जो न्याय यात्रा चल रही है उसमें काफी सारे हमारे पॉइंट्स स्ट्रेटेजिकल पिलर्स क्या होंगे? जो नौकरी न्याय है यात्रा वो स्ट्रेटेजिकल पिलर नहीं हो सकता। नहीं, देखिए अभी तो हम सत्ता में है नहीं, स्ट्रेटेजिकल पिलर्स की सारी चीजें तो उन्हीं के हाथ में है ना, देने के सब कुछ उन्हीं के हाथ में। नहीं, फिर भी आप डेवलप कर सकते हैं। आपका ये जो बोला पर्टिकुलरली आप कैसे उसको हैंडल करोगे? देखिए, अभी तो हम युवाओं से मिल रहे हैं, उनकी समस्या समझ रहे हैं। जो पढ़ा लिखा युवा है वो परेशान है यहाँ पे, वो यहाँ से गोवा छोड़ के बाहर जा रहा है, बाहर नौकरी कर रहा है। कई लोगों को तो मैं जानती हूँ कि जो पढ़ा लिखा है और वो बाहर जाके ड्राइवरी का काम कर रहे हैं, यहाँ उनको नौकरी नहीं मिल रही है, कोई बैंगलोर जा रहा है। तो उनके लिए बीजेपी की क्या स्ट्रेटेजी है? क्या ये स्ट्रेटेजी है कि वो यहाँ पे G20 कराते हैं, नेशनल गेम्स कराते हैं, मोदी जी अपनी विजिट करते हैं, फिल्म फेस्टिवल करते हैं? ये आपकी स्ट्रेटेजी युवाओं को नौकरी देने के लिए? आप आगे बड़े बड़े भाषण दे जाते हैं, हम तो दे रहे हैं। कर्नाटका में हमने बसेस महिलाओं के लिए किया, या नारी न्याय के लिए कुछ नहीं है। 3 सिलेंडर की बात करी हमारे भाई ने, आप ही ने तो उठाई थी, अभी कहाँ है? जो ये झूठे वादे करके यहाँ तक आते हैं उसका न्याय कहाँ है? यही न्याय की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। Thank you.